गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे श्रव्यता का परिषद। श्रव्यता का परिसर ये होता है कि हमारी कानें जो है, हमारा कान जो है किस आवृत्ति की तरंगें सुन सकती हैं। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों की आवृत्तियाँ के एक बड़े परिसर तक उत्पन्न किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों को आवृत्तियों के एक बड़े परिसर तक उत्पन्न किया जा सकता है। इस आधार पर उन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रव्य तरंगें, ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स मतलब जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। हर्ट्ज ये मैंने तुम्हें बताया था कि आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में कंपनों की संख्या। जैसे कोई भी वस्तु ये कंपन कर रही है तो ये एक सेकंड में कितने कंपन कर ले उतना हमारा कान सुन सकता है। तो कितना सुन सकता है? 20 से लेके, मतलब अगर कोई वस्तु एक सेकंड में 20 कंपन से लेके 20,000 तक का कंपन करती है तो वो हमारे लिए सुग्राह्य, मतलब उसको हम सुन सकते हैं और इसको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। ठीक है, या ऑडिबल वेव्स वो कहते हैं। श्रव्य तरंगों के जो स्रोत हैं कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है ये आप जानते भी हो, वैसे बता देते हैं। मनुष्यों या जानवरों की आवाज़ें, कंपित डोरियाँ कहाँ से, मतलब जो वायलिन, सितार, गिटार में देखते होगे कोई एक डोरी लगी होती है जिसको कि हम जब सितार या गिटार को कोई बजाता है तो जब उनको हिलाता है, मतलब उस पर कंपन करवाता है तो वो आवाज़ें भी हम सुन सकते हैं। कंपित क्षणें, स्वरित्र, अभी मैंने इसके पहले बताया था। स्वरित्र क्या होता है? जिसको TNT के डॉक्टर्स हैं वो लिए रहते हैं। छोटा सा चिमटे के आकार का यंत्र होता है, उसको कंपित करवा के उसकी आवाज़ हमारे कानों तक ले जाते हैं। कंपित वायु स्तंभ, यानी ये हमारा ये जो क्या माउथ ऑर्गन है और बांसुरी है ये सब। कंपित झिल्लियाँ, जो जैसे लाउड स्पीकर है, ढोल, घंटी, इन सबको कंपित प्लेटें या कंपित झिल्लियाँ, मतलब कंपित प्लेट क्या, जैसे तुम्हारी एक घंटी हो गई। घंटे में क्या है, प्लेट नुमा ही तो होती है जिस पर हम चोट करते हैं। और ढोल, लाउड स्पीकर, ये सब कंपित झिल्लियाँ हो गई। ठीक है, तो श्रव्य तरंगों के ये स्रोत हैं जहाँ से, और भी स्रोत हो सकते हैं जिससे हम सुन सकते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 5 वर्ष से कम की आयु के बच्चे जो होते हैं वो क्या है, 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यों-ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। चलते हैं दूसरी, अपश्रव्य तरंगे वे जिनकी आवृत्तियाँ इतनी कम होती हैं जिनको कि हम नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो उनको हमारा कान नहीं सुन सकता है। इसको बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक वेव्स। अवश्रव्य तरंगे या इंफ्रासोनिक वेव उन तरंगों को जिनकी आवृत्तियाँ निम्नतम श्रव्य आवृत्ति से नीचे अर्थात 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं वो अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंगें चलती हैं, ये अवश्रव्य तरंगें होती हैं। यदि अवश्रव्य तरंग जब भूकंप आता है उस समय क्या होता है, पृथ्वी से ये तरंगें उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों को हम सुन नहीं पाते। ठीक है, यदि भूचाल के समय क्या है, भूचाल के समय ये अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। यदि अवश्रव्य
यदि हम अवश्रव ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे कि किसी मक्खी के पंखों को मक्खी का पंख जब कंपन करता है उसको हम सुन पाते हैं। ठीक है, देखते हो ना जब कोई जैसे मक्खी भिनभिनाती भिन 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 चलती है, उसमें कंपन होता है तो उसको हम सुन पाते हैं। इसी तरह जैसे मान लो तुम्हारा कोई लोलक नहीं जानते होगे तुम, लोलक क्या होता है? लोलक ये हम लोगों ने जैसे ये डोरी से कोई ये मेटल की बॉल बांधी है और इसमें जब हम कंपन करवाते हैं तो ये लोलक कहलाता है। क्या कहता है? लोलक कहलाता है। इस लोलक में जब कंपन होते हैं इसको हम नहीं सुन पाते हैं। अगर हम इसके द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती है, अगर हम इसको सुन पाते तो ऐसा लगता है जैसे कोई मक्खी भिनभिना रही है। ठीक है, तो इनको हम नहीं सुन पाते हैं, अपस्रव तरंगों को हम नहीं सुन पाते। इनकी जो आवृत्ति होती है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये किसी बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे पृथ्वी के द्वारा जब भूकंप आता है तो पृथ्वी से अपस्रव तरंगें निकलती हैं। राइनोसोरस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। ठीक है, तक की आवृत्ति को अपस्रव व्हेल तथा हाथी भी क्या है? अपस्रव तरंगों को सुन पाते हैं। व्हेल तथा हाथी अपस्रव ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। व्हेल और हाथी भी ये इस तरह की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और जब देखती हो कि जो कुत्ते वगैरह हैं और भी कोई दूसरे जानवर हैं, वो जब भूकंप आता है तो परेशान हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है कि जब भूकंप आता है तो उस समय जो डिस्ट्रक्शंस वेव उत्पन्न होती हैं, भूकंप आने की शुरुआत में जब ये उत्पन्न होती हैं तो जंतु उनको सुन लेते हैं। इसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि कोई अनहोनी होने वाली है। इसी तरह अपराश्रव तरंगें होती हैं। पराश्रव तरंगें क्या होती हैं? इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और इन तरंगों को भी हम नहीं सुन पाते। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराश्रव या पराध्वनि तरंगें। ये इनकी आवृत्तियाँ इतनी अधिक होती हैं कि इनको भी हमारा कान नहीं सुन पाता है। इनके स्रोत क्या हैं? इन तरंगों को गाल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है जिसकी वजह से इनके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है। और इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंची आवृत्ति के होते हैं तो ये जल्दी जल्दी होते हैं, और इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ये काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजी जा सकती है। और इसके ये जो पराश्रव तरंग हैं इनके बहुत सारे उपयोग भी हैं जिनको हम पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारा, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रवता पराश क्या है? मतलब हम श्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं, जैसा कि अभी पहले हमने बताया था। सबसे पहला पॉइंट, हम लोग कितना सुन सकते हैं? 20 से लेके 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगों को हम सुन सकते हैं। कितना? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं। ये क्वेश्चन है। ये पराध्वनि तरंगों के उपयोग आते हैं। ठीक है, और इनको हम देख लेते हैं। पहले दो क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्न से संबंधित आवृत्तियों की परास क्या है? अपश्रव्य की और पराध्वनि की। अभी पहले भी बता चुके हैं। अपश्रव तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और पराश्रव तरंगे या पराध्वनि तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स, इनकी जो परास होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, या कहीं कहीं पर 20 किलो हर्ट्ज भी, किलो क्योंकि यहाँ पर इसको हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में चेंज कर दिया है। अब है पराध्वनि तरंगों के उपयोग।
पराध्वनि तरंगों के उपयोग क्या है? इनका उपयोग सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अव्यय आदि ऐसे भागों को साफ करने के लिए किया जाता है जिन तक पहुंचना कठिन होता है। क्या होता है, बहुत सारी ऐसी नलियाँ होती हैं टेढ़ी मेढ़ी सर्पिलाकार, जिन ऐसे हों जहाँ तक हमारा ब्रश ना पहुँच पाए, जहाँ तक हमारा हाथ ना पहुँच पाए। ऐसे छोटे मोटे सिंपल घर के उपकरणों की बात हम नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ ऐसे ऐसे पुर्जे लगे होते हैं जिनको कभी कभी सफाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े हैं और उनके आकार भी टेढ़े मेढ़े, कुछ सर्पिलाकार, मतलब टेढ़े मेढ़े से हैं। तो उनको अगर साफ करने की ज़रूरत कभी पड़ जाए तो उनको पराध्वनि तरंगों से साफ किया जाता है। क्या किया जाता है कि जब उनको हम भेजते हैं तो उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जब उनको हमने भेजा वहाँ से वो टकराई और वहाँ उनको साफ़ कर दिया। वहाँ की धूल चिकनाई जो भी गंदगी है उनको साफ़ कर लिया जाता है। फिर है दूसरा है धात्विक घटकों का उपयोग, बड़े बड़े भवन पुलों। अब जैसे क्या है, कभी कभी बहुत बड़े भवनों में कोई दरार है, कोई छिद्र है, पता करना है, तो इसको वहाँ पर भी हम पराध्वनि तरंगों से उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है, तीसरा है इन तरंगों का ईसीजी में, इकोकार्डियोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक है, इस तकनीक से पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। ईसीजी के में उपयोग किया जाता है ये। फिर है एक बहुत ही कॉमन और काफ़ी उपयोग किया जाने वाला उपयोग है अल्ट्रासाउंड, जिसको तुमने सुना होगा। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड में भी हम यही करते हैं। अल्ट्रासाउंड उसका नाम ही है। इंग्लिश में हम पराध्वनि तरंगों को अल्ट्रासाउंड ही बोलते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जैसे सुनती हो ना, अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं, अल्ट्रासाउंड कराना है। तो अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो उनका हमको प्रतिबिंब लेना होता है कि उसमें क्या खराबी है, क्या उसकी स्थिति है, कैसे। तो हम क्या करते हैं, इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजकर हम उसके पिक्चर ले लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। इस यंत्र से रोगी के आंतरिक अंगों जैसे यकृत यानी लीवर, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, जो शरीर की असामान्यताएं, पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी तथा विभिन्न अंगों के ट्यूमर का पता लगाने की सहायता करता है। मतलब वही बताया ना, जैसे उसमें कोई खराबी आ गई या हमको उसकी स्थिति पता करनी है तो उसका हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब लेते हैं। इन प्रतिबिंब को कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। इसका उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों, उसकी वृद्धि की अनियमितताओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब कुल मिला के हम इसका क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड में हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड में हम लोग यही करते हैं कि जो हमारी बॉडी में कुछ अनियमितता हो गई है, कुछ खराबी आ गई है और उसकी जानकारी हमें लेनी है, तो हम क्या करते हैं, इन पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके वहाँ का पिक्चर हम ले लेते हैं। फिर डॉक्टर उसका उसी अनुसार इलाज करता है। ठीक है, अब है पांचवा उपयोग, एक और है, मनुष्य के साथ साथ अनेक जीव जंतु भी करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि चमगादड़ रात में शिकार क्यों करता है, उसके पास ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है। चमगादड़ या परपाइज मछलियाँ जो हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करती हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या करती हैं, जहाँ पर इनको शिकार करना होता है, जहाँ पर इनका शिकार होता है उससे ये टकराती हैं, और टकराने के बाद ये फिर से चमगादड़ या डॉल्फिन या पैरापाइज जो मछलियाँ होती हैं उन तक ये आता है और उनको ये पता चल जाता है कि हमारा शिकार कहाँ पर है, और ये वो जाकर शिकार कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना।
फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में अक्सर आता है, सोनार। सोनार, सोनार क्या होता है? सोनार कुछ नहीं, बस ये जो है कि जो हमारे बड़े बड़े जहाज होते हैं या नाव होती है, उनके की तली पर क्या करते हैं, उनकी तली पर हम क्या लगा देते हैं, ये सुन अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करने वाला यंत्र लगा देते हैं, सोनार। और ये क्या करता है, जब ये अल्ट्रासोनिक ये जो उत्पन्न कर रहा है यानी जो प्रेषित कर रहा है, उसको संसूच एक जो है प्रेषित्र और एक संसूचक यानी रिसीवर, ये दो यंत्र होते हैं। एक के द्वारा हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करते हैं, और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ पर ये तली पर या कहीं से ये टकराई और ये वापस जो है फिर से ये संसूचक यानी रिसीवर तक ये पहुँची, और इस इन जो ये पहुँची इन तरंगों का अध्ययन करके हम पता लगा लेते हैं कि हमें यहाँ पर मान लो समुद्र में यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है, कोई मोती है, कोई जानवर है, या कोई भी यहाँ पर कुछ भी है समुद्र की तली में जिसके बारे में हमको पता करना है। तो हम ये क्या करते हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करके उससे टकराती है और ये वापस रिसीवर तक आती है, और इस रिसीवर्स के द्वारा हम जब यहाँ पर हम इसको प्राप्त कर लेते हैं और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को और पता लगा लेते हैं उस जो भी हमें समुद्र की गहराई में जिस भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है उसका हम पता कर लेते हैं। कैसे पता करते हैं? पता ऐसे करते हैं कि एक ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? बहुत पढ़ी हो तुम लोगों ये, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तुम लोगों ने ये तुम लोगों ने कई बार पढ़ा है। क्लास 5 से इस फार्मूले को पढ़ती आ रही हो। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। जब हम कोई तरंगे भेजते हैं, जब हमने कोई तरंग भेजी, अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ पर भेजी और ये वापस आई, ये हमने यहाँ पर इसको भेजा, ये यहाँ से टकराई और ये वापस आई। समय लगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा? 5 सेकंड का समय लगा। और जिस वेलोसिटी से ये आई, वेलोसिटी तो हमको पता ही है, वेलोसिटी भी मान लो ये क्या है तुम्हारी 1000 मीटर पर सेकंड या 10,000 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें क्या पता चल गई, डिस्टेंस पता चल गई। क्या पता चल गई? डिस्टेंस पता चल गई। अब ये 2D क्यों लिखा है? 2D इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक दूरी आई और एक दूरी ये गई, इतना आई और इतना ही वापस गई, तो ये 2D है ना, ये दुगनी दूरी हो गई ना तुम्हारी। तो अब क्या है, इसके बाद हम इस डिस्टेंस को हाफ कर लेंगे, क्योंकि ये एक दूरी ये आई और ये एक दूरी ये गई। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ये सोनार की क्या है तुम्हारी क्रियाविधि है। सोनार में क्या है, जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित्र यानी ट्रांसमीटर जिससे हम तरंग भेजते हैं, तथा एक संसूचक यानी रिसीवर होता है। इसे किसी नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित्र पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है और प्रेषित करता है। ये तरंगे जल में चलती हैं और समुद्र के तल में स्थित पिंड के टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक यानी रिसीवर द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। जैसा कि अभी हमने आपको समझा दिया है। संसूचक पराध्वनि यहाँ तुम संसूचक अगर तुम्हें कठिन लगेगा तो तुम यहाँ पर रिसीवर लिख सकती हो। ठीक है, रिसीवर मतलब जो ग्रहण करे, रिसीव करे, तरंगों को रिसीव करे। ट्रांसमीटर यानी जो ट्रांसमिट करे, जो तरंगों को उत्पन्न करके ट्रांसमिट करे।
तो अगर तुम्हें हिंदी वाला शब्द कठिन लगेगा तो तुम इंग्लिश वाला शब्द इस्तेमाल कर सकती हो। फिर ये रिसीवर के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। फिर इसके बाद इन जो ये रिसीवर क्या है, विद्युत संकेतों में बदल लेता है और इनकी व्याख्या कर लेता है, मतलब उसकी स्थिति का पता कर लेता है। और इस प्रकार जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि प्रेषण तथा प्राप्ति के समय अंतराल को ज्ञात करके पिंड की दूरी की गणना कर सकते हैं, जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। ठीक है, ये आप लोग पराध्वनि तरंगों के उपयोग और मेन जो है इनके उपयोग, सोनार, ये सब चीज़ें अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं।